Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, मैं भरत राव सभी का पाथफाइंडर के चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि COP 28 दुबई में 23 नवंबर से चालू हो चुका है और यहाँ पे ऑलमोस्ट 70K डेलीगेट्स ने, यानी कि 70,000 डेलीगेट्स के आसपास यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स देखे गए हैं। साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम देखें तो इंडिया का भी पार्टिसिपेशन बढ़ चढ़ के दिखा है। यहाँ पे पीएम मोदी ने COP 33 यानी कि 2028 में जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होने वाली है उसको होस्ट करने की बात कही है और उन्होंने बहुत ही बड़े बड़े स्टेटमेंट्स भी दिए। जैसे उन्होंने एक स्टेटमेंट ये दिया दैट एक्सप्लॉइटेशन ऑफ फ्यू शुड नॉट लीड टू द प्रॉब्लम ऑफ ऑल, यानी कि कुछ लोगों के एक्सप्लॉइटेशन की वजह से सबको परेशानी हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। COP 28 की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये COP 21 यानी कि जो पेरिस एग्रीमेंट के नाम से भी जाना जाता है, 2015 में हुआ था ये। उसके कुछ गोल्स को अचीव करने की बात यहाँ पे चल रही है। उसके गोल्स में अगर हम बात करें तो उसके गोल्स में सबसे बड़ा गोल आता है दैट टू रिड्यूस द ग्लोबल टेम्परेचर बाय 2 डिग्री सेंटीग्रेड टिल 2100, यानी कि 2100 तक हम लोग कोशिश करेंगे कि ग्लोबल टेम्परेचर को 2 से 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो नीचे लेके आ ही जाए। साथ ही साथ वहां पे अडेप्टेशन की बात करी गई थी 2015 में दैट वी मस्ट हैव टू अडेप्ट टू द क्लाइमेट चेंज, और उसके बाद वहां पे फाइनेंसिंग की भी बात करी गई थी, जो कि आप यहाँ पे COP 28 में बहुत ही आगे बढ़ चढ़ के लोगों द्वारा बात किया जा रहा है, देख सकते हैं। बट इन सब के बीच में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज आ रही है, जहां पे एक रशियन बिलियनर है मेलनीचेंको, एंड्रे मेलनीचेंको, जिन्होंने ये कहा है कि दैट ही विल यूज COP यानी ही विल यूज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू पुश द रिवाइवल ऑफ वुली मैमथ्स। वुली मैमथ्स एक एक्सटिंक्ट स्पीसीज है जो कि कुछ टाइम पहले एक्सटिंक्ट हो गई थी, बट ये चाहते हैं कि वुली मैमथ्स वाला टाइम यानी कि आइस एज वाला टाइम जो वो चाहते हैं कि वापस लेके आए। मेलनीचेंको की अगर बात करें तो वो एक बिलियनर है जिनका की नेटवर्थ $17 बिलियन के आसपास बताया जाता है, और वो रशिया के साथ साथ UAE के भी सिटीजन है, जो कि स्टेटस उन्होंने यूक्रेन रशिया वॉर के पहले गेन किया था। आफ्टर रशिया यूक्रेन वॉर यूएसए ने उन पे बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए थे, बट अब वो COP के थ्रू एक नया प्रोजेक्ट चालू करना चाहते हैं। तो हम देखेंगे कि ये प्रोजेक्ट क्या है, वूली मैमथ्स के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, और हम देखेंगे कि एक्सटिंक्ट स्पीसीज के रिवाइवल से क्या क्या असर पड़ सकता है इन्वायरमेंट पे। क्या ये एक रास्ता हो सकता है हमारे क्लाइमेट चेंज को अडेप्ट करने का या ग्लोबल वार्मिंग को रोकने का। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे साथ अनअकैडमी ऑफलाइन सेंटर्स पे जुड़ना चाहते हैं तो करोल बाग और मुखर्जी नगर में हमारे ऑफलाइन सेंटर्स खुल चुके हैं। और अगर आप GS फाउंडेशन बैच में 2025-26 के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पे आपको फ्लैट 40% ऑफ मिलेगा, यानी कि जो प्राइसिंग पहले 1,75,000 की थी वो अब सीधे 1,09,999 की हो गई है। ये 15 दिसंबर के पहले तक के लिए वैलिड है और बैचेज यहाँ पे 30 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। अगर आप अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है, आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर इस सेंटर पे विजिट करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप घर बैठे सारी जानकारी ले तो आप गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हैं, जिसका कि लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। वहां पे आप सारी डिटेल डालें और मेरा कोड BR10 यूज करें, जिसके बाद आपको हमारी अनअकैडमी की टीम कॉन्टैक्ट करेगी और आपको सारी जानकारी दे देगी। साथ ही साथ उन बच्चों के लिए जो प्रयागराज में है या दिल्ली में नहीं आ सकते हैं, तो उनके लिए भी 2025-26 के लिए फाउंडेशन बैच दिसंबर 15 से स्टार्ट हो रहे हैं। अगर आप हमारा कोड BR10 यूज करते हैं तो यू विल गेट 40% ऑफ, और अगर आप पहले 100 स्टूडेंट्स बनते हैं तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है, आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप वहाँ पे आसपास रहते हैं तो ये लोकेशन दी हुई है, यहाँ पे भी जाके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो एंड्रे मेलनीचेंको जो एक रशियन बिलियनर हैं, उन्होंने अपनी जो कमाई है वो कोल और फर्टिलाइजर्स के थ्रू अर्न करी है, बट रशिया और यूक्रेन के वॉर के बाद उन पे बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए गए, जो कि उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस को काफी हद तक नीचे लेके चली जाती है। बट इस साल उन्होंने जो COP हुआ है उसमें अपना एक नया प्लान लेके आए हैं, जहां पे वो बोल रहे हैं दैट ही विल प्लान टू स्टेम मीथेन इमिशन फ्रॉम द थॉइंग साइबेरियन परमाफ्रॉस्ट। दिस विल रिक्रिएट अ टाइम व्हेन वुली मैमथ्स रोम द टुंड्रा। उनके कहने के अनुसार जो परमाफ्रॉस्ट एरिया है साइबेरियन टुंड्रा रीजन्स का, उसमें जो थॉइंग हो रही है, थॉइंग मतलब ब्रेकिंग, आप एक तरह से समझ सकते हैं, आइस की जो ब्रेकिंग हो रही है उससे मीथेन रिलीज होता है।
मीथेन अगर देखा जाए तो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल इसकी काफी ज्यादा होती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की अगर ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल 1 है तो मीथेन की वहीं पे 21 से 23 के आसपास की होती है। मतलब ये 23 गुना ज्यादा खतरनाक है कार्बन डाइऑक्साइड से। तो उसको रोकने के लिए ही वॉन्ट्स टू क्रिएट अ टाइम जब वुली मैमथ्स यानी कि जब आइस काफी ज्यादा कवर्ड रहता था, परमाफ्रॉस्ट की कंडीशन काफी ज्यादा रहती थी, वहां पे हमेशा बर्फ जमी रहती थी, वो एज वापस लेके आना चाहते हैं। So at a lavish pavilion at COP28 climate summit in Dubai, Melnichenko is showcasing a plan to bring a slice of Russia's ecology back 14,000 years ago। मतलब आज से 14,000 साल पहले जब वुली मैमथ्स का एज था जो कि अब एक्सटिंक्ट हो गए हैं, वो टाइम वापस लेके आना चाहते हैं। और ये क्यों करना चाहते हैं? बिकॉज ही सीज और एनी साइंटिफिक रिसर्च सेज दैट मीथेन इज अ मच मोर पोटेंट गैस देन कार्बन डाइऑक्साइड। और रसिया के साइबेरियन टुंड्रा रीजन में बिलियंस ऑफ टन्स जो है वो मीथेन ट्रैप वहां पे पड़ा। और अगर वहां पे जो परमाफ्रॉस्ट की कंडीशन है यानी कि कंटिन्यूअसली आइस की जो वहां पे लेयर बनी हुई है, अगर वो मेल्ट होती है या फिर वो ब्रेक होती है तो धीरे धीरे मीथेन जो है वो रिलीज होना चालू होगा इन्वायरमेंट में, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग काफी ज्यादा हद तक बढ़ जाएगी। तो इस चीज के बारे में बात करी उन्होंने। जैसे कि मैंने आपको बताया, मेलनीचेंको जो करंटली लीगल चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, ईयू के सैंक्शन, यूएसए के सैंक्शंस आफ्टर रसिया यूक्रेन वॉर, वो प्लीस्टोसिन पार्क के एक मेंबर बन गए, एक पार्टनर बन गए। प्लीस्टोसिन पार्क की अगर बात करें तो प्लीस्टोसिन पार्क में सिस्टम ऐसा चलता है कि वो लोग ऐसे एनिमल्स को इंट्रोड्यूस करते हैं जो एनिमल्स CO2 को ऑब्जर्व करने वाले प्लांट्स को ग्रेज करते हैं, जिसकी वजह से होगा ये कि जो अगर प्लांट CO2 ऑब्जर्व करते हैं, उनकी ग्रेजिंग हो रही है तो उनकी फॉस्टरिंग भी साथ साथ होगी। अगर उनकी फॉस्टरिंग होगी तो प्लांट्स अगर ज्यादा होंगे तो CO2 का सिक्वेस्ट्रेशन ज्यादा होगा, यानी CO2 ऑब्जर्व ज्यादा होगा। तो हियर यू कैन सी दैट द साइंटिस्ट बिहाइंड प्लीस्टोसिन पार्क से ग्रेजिंग एनिमल्स लाइक यकूत हॉर्सेस और कैल्मिक काउज या फिर मस्क cows जो होती हैं which currently roam there could foster plant that observe more CO2 and reduce the heat sucked into the earth। मेलनीचेंको ने बोला है that they will transfer 14 musk oxen to the enclosure। ये मस्क ऑक्सन ये आप देख सकते हैं, ये मस्क ऑक्सन भी उन्हीं एनिमल्स में आता है जो CO2 ऑब्जर्विंग प्लांट्स को ग्रेज करते हैं, which plans to expand its area by 10 times in the coming years। अब अगर हम थोड़ा सा आगे बात करें कि ये परमाफ्रॉस्ट रीजन क्या होता है, बार बार मैं आपको परमाफ्रॉस्ट परमाफ्रॉस्ट बोल रहा हूं, तो परमाफ्रॉस्ट इज एसेंशियली एनी ग्राउंड दैट स्टेज फ्रोजन दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस और लोअर फॉर एट लीस्ट 2 ईयर्स स्ट्रेट। 2 साल तक लगातार अगर कोई ग्राउंड फ्रोजन अवस्था में रहे 0 डिग्री या उसके नीचे के टेम्परेचर पे, तो उसको परमाफ्रॉस्ट बोलते हैं। These permanently frozen grounds are often found in Arctic regions। अगर आप देखें तो रसिया का जो साइबेरियन रीजन है, साइबेरियन टुंड्रा रीजन, वो आर्कटिक वाले रीजन्स में ही आता है, सच एज ग्रीनलैंड, अलास्का, कनाडा, रसिया, इसमें आप रसिया का नाम देख सकते हो, और ईस्टर्न यूरोप वाले रीजन्स। अकॉर्डिंग टू नासा, permafrost is composed of a combination of soil, rocks, sand that are held together by ice। आइस वहां की सॉइल को, रॉक्स को और सैंड को बांध के रखती है, और यहीं अगर आइस मेल्ट हो जाती है तो यहाँ पे ये सॉइल, ये रॉक्स और ये सैंड्स के बीच में जो मीथेन फंसा हुआ है वो मीथेन रिलीज होने लगेगा और उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी। सो द परमाफ्रॉस्ट मस्ट रिमेन फ्रोजन वॉट एवर द कॉस्ट। ये अगर आप देखें तो ये अभी जो COP28 हो रहा है, यहाँ पे एक कंप्यूटर जनरेटेड वॉइस से कंटिन्यूअसली बोला जा रहा है दैट परमाफ्रॉस्ट मस्ट रिमेन फ्रोजन वॉट एवर द कॉस्ट। तो अब आप समझ सकते हैं कि परमाफ्रॉस्ट के फ्रोजन रहने के पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है, क्यों इसको हमेशा फ्रोजन रहना चाहिए। अब थोड़ी सी बात करते हैं कि क्या एक्सटिंक्ट स्पीसीज को वापस लाने से इन्वायरमेंट पे कुछ असर पड़ेगा। तो अगर हम देखें तो रिसर्च बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है। रिसर्च बेनिफिट्स कैसे ज्यादा है? अगर आप एक्सटिंक्ट स्पीसीज की रिसर्च करते हैं, उन पे आप स्टडी करते हैं, तो आप अपनी जो करंट थ्योरीज है इवोल्यूशन के अराउंड, उसमें बहुत सारे गैप्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अनएक्सप्लेनेबल हो जाती हैं एक टाइम के बाद। तो हो सकता है कि एक्सटिंक्ट स्पीसीज की अगर हम स्टडी करें, एक्सटिंक्ट स्पीसीज को वापस से लेके आए, तो वो जो गैप्स हैं वो फिल होंगे और फिर हमको ये पता चलेगा कि एक्चुअली हमारा इकोलॉजी, हमारी इकोसिस्टम फंक्शन कैसे करती है। तो सबसे बड़ा तो एक बेनिफिट हमको रिसर्च का मिलेगा। नाउ द सेकंड थिंग दैट डी एक्सटिंक्शन कुड आल्सो हैव ए बेनिफिशियल इंपैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट पे भी इसका बेनिफिशियल इंपैक्ट पड़ेगा। दैट
जो एनिमल्स एक्सटिंक्ट चले गए हैं उसकी वजह से एक रिपल इफेक्ट क्रिएट होता है। आपको अगर बटरफ्लाई इफेक्ट के बारे में पता है तो बटरफ्लाई इफेक्ट सेज दैट कि अगर यहाँ पे इंडिया में एक बटरफ्लाई जो है वो अपने विंग्स फ्लैप करती है तो हो सकता है कि अटलांटिक ओशियन में सुनामी आ जाए। तो यहाँ पे तो पूरी की पूरी एक स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गई, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा एक रिपल इफेक्ट क्रिएट होता है फ्लोरा और फोना पे। हो सकता है कि वो जो इफेक्ट था वो वापस से रिस्टोर होने लगे, वो वापस से बैक कंडीशन में जाने लगे और हमारे जो एनिमल्स फूड वेब है वो वापस से रिस्टोर होने लगे। Reintroducing previously extinct species back into their old ecosystem could help rebalance and restore off kilter environment। जो आज के टाइम पे environment थोड़ी सी इम्बैलेंस सी हो गई है या फिर उसकी कंडीशन खराब हो रही है, उसको रीबैलेंस में लाया जा सकता है। हो सकता है दिस आर नॉट कंप्लीटली प्रूवन फैक्ट्स, बट ये एक अनुमान लगाया जाता है कि हो सकता है कि उनको वापस लाने से ऐसी चीजें हों। एंड देयर इज इवन ए पॉसिबिलिटी दैट डी एक्सटिंक्शन कुड स्लो डाउन ग्लोबल वार्मिंग। अगर आप देखें तो सीओपी 21 से लेके 28 तक, या फिर अगर आप बात करें तो सीओपी 1 से भी एक ही बात चली आ रही है दैट ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है, क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करना है। तो हो सकता है कि डी एक्सटिंक्शन से ग्लोबल वार्मिंग भी कम हो। जैसा कि मैंने आपको बताया कैसे, that if we were to reintroduce an animal that's similar to woolly mammoth back to the tundra, it could help repopulate the area, regrow ancient plains and possibly slow the melting of the ice caps। अगर वहां पे ग्रास उगती है जो कि CO2 ऑब्जर्व करती है तो उससे भी होगा। साथ ही साथ आइस कैप्स की मेल्टिंग कम होगी, जिसकी वजह से होगा ये दैट मीथेन जो रिलीज हो रहा है वो अब रिलीज होना बंद हो जाएगा। तो एक तरह से ग्लोबल वार्मिंग भी कम होगी। अब थोड़ी सी बात करते हैं कि क्या कैसे कौन से तरीके होते हैं जिनसे हम लोग किसी भी स्पीसीज को डी एक्सटिंक्शन से वापस से डी एक्सटिंक्शन में ला सकते हैं, यानी कि एक्सटिंक्शन से वापस ला सकते हैं। तो एक ही तरीका है टू रिक्रिएट स्पीसीज की उसका डीएनए को हम लोग यूज करें। बट अगर हम देखें तो डीएनए स्लोली डिग्रेड हो जाता है। उसकी हाफ लाइफ अगर देखें तो 521 ईयर्स की होती है। तो इस हिसाब से अगर हम बात करें तो जो 7 मिलियन ईयर्स पहले ऑलमोस्ट डायनासोर्स जा चुके हैं उनकी तो अब डीएनए मिलने से रही। तो अनफॉर्चुनेटली उनको हम लोग डी एक्सटिंक्ट नहीं कर सकते हैं और उनको कोई डी एक्सटिंक्ट करना भी नहीं चाहेगा, टू बी ऑनेस्ट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं दैट्स व्हाई स्पीसीज लाइक डायनासोर्स हैव virtually no chance of de-extinction। However, many organisms that went into extinct more recently like dodo, अगर आप देखें तो ये 1650 BCE के आसपास डी एक्सटिंक्शन में चला गया था, could have a chance of conservation। अब डी एक्सटिंक्शन के ना तीन मेन टेक्निक्स होते हैं। पहली होती है क्लोनिंग, यानी कि आप डायरेक्ट डीएनए से पूरा का पूरा एनिमल ही वापस से जनरेट कर दो इन विट्रो, यानी कि लेबोरेटरी में आप पूरा का पूरा एनिमल ही जनरेट कर दो। दूसरी होती है जीनोम एडिटिंग। जीनोम एडिटिंग में होता है कि आप डीएनए को मैनिपुलेट करो और आप पूरा का पूरा वही एनिमल नहीं बना के, क्योंकि हो सकता है कि अगर आप पूरा का पूरा एनिमल ही क्लोन कर दो तो आज के इन्वायरमेंट में सर्वाइव ना कर पाए, तो एक मिमिक बना दो उसका, यानी कि एक कॉपी बना दो जो आज के टाइम में भी सर्वाइव कर पाए। तो जीनोम एडिटिंग से। और एक होती है बैक ब्रीडिंग, यानी कि आप डीएनए का यूज करके आज के जो एनिमल्स हैं उनमें पुराने एनिमल्स जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं उनके कुछ कुछ ट्रेड्स डाल दो। फॉर एग्जांपल आप उनका कलर पैटर्न डाल दो, हॉर्न डाल दो, और ऐसे धीरे 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 उनकी ब्रीडिंग कराते रहो ताकि फिर वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी बने और धीरे धीरे जो एक्सटिंक्ट स्पीसीज थी वो डी एक्सटिंक्ट भी हो जाए। तो ये तीन मेन तरीके होते हैं रिक्रिएशन के स्पीसीज के। अब अगर मैं बात करूं तो कुछ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो चुके हैं वो डोडो बर्ड है, सी काऊ है। अगर आप देखें तो अब पिजन्स तो हमें देखने मिलती नहीं है। एक टाइम पे हमारे गांव में पिजन्स भर भर के आती थी, सुबह इनकी ही आवाज से अपनी नींद खुलती थी। वो पिजन्स अब गायब ही हो चुकी हैं। उसके बाद ये ऑरकस स्केल्टन आप देख सकते हैं, ये प्रिमिटिव कैटल के नाम से जाना जाता है। जो आज की आपके टाइम की कैटल्स यानी कि काउज, बफेलोज, ऑक्स, उनका प्रिमिटिव वर्जन है ये। उसके बाद ग्रेट ऑक्स यानी कि जो प्रिमिटिव पेंगुइन्स हैं वो भी एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। और सबसे बड़ा वुली मैमथ। वुली मैमथ क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो रहा है, ये चीजें हमने डिस्कस करी दैट ये हमारे आइस के थॉइंग को रोकेगा साइबेरियन रीजन्स में और एक ऐसी कंडीशन क्रिएट करेगा जहां पे मीथेन का रिलीज रुकेगा। तो दोस्तों आज हमने बात करी कि कैसे एक रशियन बिलियनर ने एक प्लान प्रपोज किया है जिसमें उन्होंने ये बोला है दैट ही विल ब्रिंग बैक द टाइम्स व्हेन वुली मैमथ्स वेयर रोमिंग अराउंड द साइबेरियन टुंड्रा। हमने देखा कि परमाफ्रॉस्ट क्या होता है, हमने देखा मीथेन की ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल क्या है और कैसे मीथेन के रिलीज से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। साथ ही साथ हमने देखा कि कैसे डी एक्सटिंक्शन से बहुत सारे बेनिफिट्स इन्वायरमेंट को मिल सकते हैं और क्या क्या तरीके हैं डी एक्सटिंक्शन के या फिर किसी भी स्पीसीज को रिक्रिएट करने के लिए। मिलते हैं कल एक नई न्यूज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
An academy. Let's crack it.